नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में दूसरे वीडियो को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जो है हम लोग महात्मा गांधी कैसे राजनीति में आए, यानी मुख्य रूप से कैसे कर सकते हैं उन्होंने राजनीति कैसे सीखा, इसके बारे में जो है बताया गया है। जिसमें कि देखा गया ये कि महात्मा गांधी किस प्रकार से जो है वो साउथ अफ्रीका में सत्य अहिंसा का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो है वहाँ पर उन्होंने जितना भी सत्याग्रह चलाए उसमें वो किस प्रकार से सफलता अर्जित किए हैं। तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं, और नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिएगा। और ये जो है आज मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में हम लोग वहाँ से आगे वाले पार्ट को पढ़ेंगे, यानी क्या कि महात्मा गांधी का पुनः भारत वापसी। यानी आज का जो हेडिंग है वो है कि गांधी जी की भारत वापसी, यानी भारत में पुनः जब आए। कह के हम लोग जो देखे थे इससे पहले वाले वीडियो में कि एक जो गुजरात के व्यापारी थे उसका मुकदमा सुलझाने के लिए वो साउथ अफ्रीका गए थे। तो उसके बाद जब वो भारत आए पुनः, तब जाकर के उन्होंने भारत में किस प्रकार से सत्याग्रह स्टार्ट किया और उनके साथ क्या क्या हुआ, इसको हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और यहाँ से जो प्रश्न निश्चित रूप से प्रत्येक एग्जाम में आते हैं, साथ ही साथ ये जानकारी के लिए तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से जो है गांधी जी ने अपने अहिंसा का यानी सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं और कैसे सफलता अर्जित करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले है कि गांधी जी का भारत वापसी। जब हम लोग पिछले वीडियो में जो देखे थे 1894 ईस्वी में से लेकर के 1914 ईस्वी के बीच, यानी 1894 से लेकर के 1906 ईस्वी के बीच जो है 1914 ईस्वी तक जो है वो गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका में रहे। और उसके बाद जो है जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे। तो कभी कभी ये प्रश्न वहाँ से भी बनता है कि गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो जनवरी 1915 ईस्वी में। और सबसे बड़ी बात है ये है कि जब उन्होंने वहाँ से भारत आया तो इन्होंने यहाँ पर जो है सबसे पहले 15 में भारत आते हैं। उसके बाद पूरा 16 जो है पूरा 1916 ईस्वी का जो रहा है वो पूरा क्षेत्र भ्रमण किए, पूरा देश का भ्रमण किए और यहाँ की स्थितियों को उन्होंने देखा। फिर जाकर के उन्होंने अहमदाबाद में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। और साथ ही साथ जो है इसके बाद 1917 ईस्वी से उनका जो है पहला आंदोलन देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम लोग आते हैं, देखते हैं कि गांधी जी के क्या क्या सत्याग्रह रहे हैं। तो गांधी जी को जो है रॉलेट एक्ट जब आया 1919 ईस्वी में, इससे पहले जो है गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किए थे। तो सबसे पहले है 1917, उसके बाद 1918 में 2 सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने किया है। तो इस चीज़ को हम लोग आइए देखते हैं कि 1917 में उन्होंने क्या किया। जैसा कि जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह यानी प्रथम सविनय अवज्ञा, यानी महात्मा गांधी का जो ये प्रथम समज्ञा आंदोलन था। और इस प्रकार से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कि गोड़े नीलहों द्वारा जो है नील की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था लागू किया था। यानी क्या कि 1 बीघा का अगर मान लीजिए मोटा मोटी 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है तो उसमें 3 कट्ठा में नील की खेती की जाती थी, यानी 3 कठिया पद्धति। और इस पर जो है बहुत भारी मात्रा में जो है क्या कर सकते हैं कि भूमि जो है वो अनुर्वर हो जाती थी, यानी अनफर्टाइल उसको कह सकते हैं। तो 3 कठिया व्यवस्था जिसमें कि 3/20 भाग में नील की खेती करनी होती थी, ये 3 कठिया व्यवस्था थी। और इसके बाद क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया था। ये प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में 63वीं में भी देखने को मिला है कि गांधी जी को चंपारण यानी बिहार बुलाने का श्रेय किनके ऊपर जाता है, तो वो थे राजकुमार शुक्ल। साथ ही यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि राजकुमार शुक्ल ने जब गांधी जी से ये निवेदन किया कि आकर के चंपारण की स्थिति को देखा जाए, तो इनके साथ जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक, उसके बाद जो है जेबी कृपलानी, ये सारे जो है नेता, वरिष्ठ नेता, वो भी उनके साथ आए थे। और ऐसा है यहाँ पर कि जब महात्मा गांधी चंपारण आए थे तो यहाँ पर जो है अंग्रेजों ने उसका खुल करके विरोध किया और उसको यहाँ रहने से, यहाँ पर सत्याग्रह का प्रयोग करने से मना कर दिया, इसलिए कि अंग्रेज जानते थे कि उन्होंने किस प्रकार से सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया और वहाँ के सरकारों को एक तरह से कहिए तो झुका के रख दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है मना करते थे। हालांकि गांधी जी जो है उनके एक भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में ब्रिटिश सरकार विवश होकर के गांधी जी के साथ एक समिति का गठन करते हैं और जिसमें गांधी जी को सदस्य के रूप में रखते हैं। और इस प्रकार से जो है पूरे गाँवों का भ्रमण महात्मा गांधी करते हैं।
तो और इसमें क्या हुआ था कि किसानों को जो अवैध वसूली था, फिर जाकर के जब सरकार मान गई गांधी जी की बात को, तो गांधी जी ने उनके साथ ये कहा कि हमारे इंडियन किसान जो भी इनके साथ गलत तरीके से कर वसूला गया है और इस स्थिति में सरकार को किसान को हर्जाना देना चाहिए। तो जाकर के क्या हुआ कि अंत में जाकर के जो है 25% जो राजस्व कह सकते वसूला गया था, लगन वसूला गया था, उसको हर्जाने के तौर पर ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेज को लौटाया। तो यहाँ से ये मुख्य 3 पॉइंट थे जिसको कि हम लोगों को याद रखना है। इसके अलावा हम लोग चलते हैं 1918 में जो 2 सत्याग्रह हुआ है, जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है और खेरा सत्याग्रह है। ये प्रथम भूख हड़ताल था। देखिए, प्रथम सवज्ञा आंदोलन जो है 1917 में, यानी भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी के द्वारा देखा जाता है। जबकि भारत में ऐसा है, क्वेश्चन देखिए 2 तरह से पूछा जाता है, यानी प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग तो दक्षिण अफ्रीका, लेकिन भारत में जब बात किया जाए तो बिहार के चंपारण जिले में क्या था। इसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल है, जो प्रथम भूख हड़ताल था। इसमें जो है एक तरह से ये भूखे प्रदर्शन किया गया था। और ऐसा देखा गया कि जब मार्च 1918 ईस्वी में गांधी जी ने इस अहमदाबाद मिल हड़ताल का जो था उसमें ये हस्तक्षेप किए। इसको देखिए, यहाँ कहा जाता है कि मिल मालिक और मजदूर के बाद जो विवाद का कारण था वो था प्लेग बोनस। ऐसा जैसा कि हम लोग जान रहे होंगे 1917 ईस्वी में एक महामारी फैली थी जिसका नाम प्लेग था, और उस प्लेग के दरमियान भी जो मिल मालिक थे उन्होंने मजदूरों से यह कह करके काम करवाया कि अगर आप लोग प्लेग में महामारी के दरमियान भी काम करते हैं तो अलग से बोनस दिया जाएगा। लेकिन बाद में इस वायदा से अंग्रेजी सरकार जो वो मुकरने लगा, मिल मालिक जो मुकरने लगा, जिस कारण कि मजदूर लोग जो है, मिल के मजदूर लोग जो है उन्होंने हड़ताल करना शुरू कर दिया। और हड़ताल जब करना शुरू किया तो इस समय जो है महात्मा गांधी मार्च 1918 में आते हैं और उनके साथ जो है हस्तक्षेप करते हैं, यानी उनका समर्थन करते हैं। और फिर जाकर के ये प्लेग बोनस में ये था कि जो मजदूर लोग थे वो टोटल जितना था वसूला गया था, राजस्व कह सकते हैं, या जो इनकम था उसमें कहा था कि हमको 50% जो है वो बोनस के रूप में दिया जाए। लेकिन जो है अंग्रेज जो है उसको 20% देने के लिए, मिल मालिक जो है 20% देने के लिए राजी हो रहे थे। इसी बात को लेकर के विवाद था और अंततः जा कर के वो जो है 35% आकर के सुलझा। यानी इसके तहत जो है मालिक अपना फैसला ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। ट्रिब्यूनल जो है मालिक जो है जब विवश हो गया तो वो ट्रिब्यूनल को सौंप दिया और ट्रिब्यूनल ने मजदूरों को 35% बोनस दिलाया। और इस समय जो है सहयोगी जो रहा है, यानी महात्मा गांधी के साथ जो सहयोगी रहा है, कभी कभी वो भी पूछ लेता है, तो अम्बालाल साराभाई की बहन जो है अनुसुईया बेन जो है वो महात्मा गांधी का इस समय में काफ़ी सहायता की। तो इस प्रकार से ये सारे जो पॉइंट है ये 1918 ईस्वी से, यानी अहमदाबाद मिल हड़ताल से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं 1918 में ही गांधी जी द्वारा एक और सत्याग्रह चलाया गया था जो था खेरा सत्याग्रह, यानी प्रथम असहयोग। यहाँ देखिए प्रथम सविनय 1917 में, सविनय 1918 में आते हैं प्रथम भूख हड़ताल, और 1918 का दूसरा जो वो है प्रथम असहयोग। यानी वर्ष 1918 में भीषण दुर्भिक्ष के कारण, यानी क्या कि बहुत बड़ा अकाल हुआ था। यहाँ पर हमारे इंडिया में जो बहुत अकाली था, खास करके जो गुजरात के खेड़ा जिला था, खेड़ा एक जिला का नाम है, वहाँ पर बहुत बड़ा अकाल आया था। यानी अनाज की उपज में बहुत भारी गिरावट आई थी और वहाँ का फसल जो है बर्बाद हो गया था। लेकिन उस समय देखिए क्या किया गया कि सरकार द्वारा राजस्व संहिता का उल्लंघन। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं कि राजस्व संहिता है क्या। राजस्व संहिता के तहत जो है सरकार ने ये एक तरह से किसानों के समर्थन में ये जो है अधिनियम बनाया था कि जो है अगर किसी कारण से फसल क्षति हो जाता है और उस टोटल उपज का 25% यानी 1/4 से भी कम उपजता है तो इस स्थिति में किसानों के लगान जो है वो माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन जब ये 1918 ईस्वी में ऐसा हुआ, भीषण दुर्भिक्ष आया जिसमें कि किसान का फसल बर्बाद हो गया और उपज जो है 1/4 से भी कम हुआ, तो इस स्थिति में भी वो लगान माफ़ करने से जो है हिचक गए और कहने लगे कि अगर कोई व्यक्ति लगान देने में असमर्थ होता है तो उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, कुर्क कर ली जाएगी। तो ऐसा नियम उन्होंने लगाया था, यानी खुद का बनाया हुआ जो राजस्व संहिता था उसका उन्होंने उल्लंघन किया। उसके बाद जो है गुजरात सभा, जो कि किसानों का सभा, ये प्रश्न कई बार पीसीएस एग्जाम में देखने को मिला है कि गुजरात सभा किससे संबंधित है। तो गुजरात सभा जो वो किसानों से का एक सभा था, किसानों से संबंधित था और इसके तहत 1919 के राजस्व मूल्यांकन को लागू न करने की प्रार्थना की गई थी। यानी किसान सभा द्वारा जो है
यानी गुजरात सभा के द्वारा प्रशासनिक जो प्राधिकारी थे उनसे ये प्रार्थना किया गया था कि 1919 का जो लगन है, यानी 1919 का जो राजस्व है उसको लागू ना किया जाए, यानी उसको मूल्यांकन में न लिया जाए। लेकिन ऐसा करने से वो हिचक रहे थे। अंततः जो है सरकार को विवश होना पड़ा, क्योंकि जगह जगह आंदोलन हो रही थी, किसान जो है लगातार हड़ताल पर थे। इस वजह से जो है उसको सरकार को अंततः मानना पड़ा और फिर जाकर के जो है लगान को भी जो है माफ किया गया। इसके अलावा जो गांधी जी का सहयोगी रहा है वो रहा वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। तो कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि खेरा सत्याग्रह निम्नलिखित में से कौन खेरा सत्याग्रह से सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर भी प्रश्न इस तरह से बनता है, यह सम्मिलित नहीं है। तो देख लीजिएगा प्रश्न को क्या ध्यान से बनता है। इसके बाद जो है ये जो है 1917 से लेकर के 1918 के क्रम में हम लोग महात्मा गांधी के 3 सत्याग्रह को देखें, और जब ये तीनों सत्याग्रह में गांधी जी ने सफलता पाई तो अंग्रेजी सरकार को ऐसा लगने लगा कि अरे ये तो दक्षिण अफ्रीका में भी एक तरह से ये जीत हासिल किया और हमारे इंडिया में भी इस तरह से कर रहा है। तो उन्होंने एक दमनात्मक नीति को अपनाया ताकि भारतीयों पर शासन का शिकंजा और कसा जाए। इस एवज में जो है उन्होंने रॉलेट एक्ट को लाया। ऐसा है कि जांच समिति है, यानी सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। याद रखिएगा सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये जो है यानी सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया जाता है। और इस समिति के सिफारिश पर, यानी ये समिति जो गठित किया गया था इसका उद्देश्य ये था कि भारतीय जो है वो क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ घूम करके क्या क्या योजना बनाते हैं, इसका पूरा निगरानी करना। साथ ही इससे संबंधित जो नीति अपनाई जाए, जो उचित है तरीका, उसे सरकार को बताना। तो इस क्रम में जो है ये सर सिडनी रॉलेट जो है एक समिति की सिफारिश करती है जिसका नाम रखा गया रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारतीयों ने इसे जो है काला कानून कहा, इसलिए कहा क्योंकि ये भारतीय के जितने भी नियम थे उसके विरुद्ध में थे। और इस जो रॉलेट एक्ट है इसके तहत जो है जैसा कि हम लोग जानते हैं एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें कि भारतीयों के ऊपर बिना मुकदमा चलाए उसको हिरासत में लिया जा सकता, तो उसको जो है अरेस्ट किया जा सकता था। इस तरह से इस एक्ट का प्रावधान था, जिसके लिए कि भारतीयों ने उसे काला कानून कहा। और इसके विरुद्ध में जो है महात्मा गांधी सत्याग्रह चलाते हैं, जो कि प्रथम जन आंदोलन था और 6 अप्रैल 1919 को। अब आइए देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से सत्याग्रह जो है वो विस्फोटक रूप लेता है। यहाँ से इतिहास में एक नया मोड़ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है और एक बहुत भयानक से भयानक घटना को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं महात्मा गांधी द्वारा जो सत्याग्रह चलाया गया था 6 अप्रैल 1919 को, वो क्या था। यानी जब रॉलेट एक्ट लाया गया तो रॉलेट एक्ट तो एक तरह से कई भारतीयों के लिए काफ़ी कठोर था। तो इस एवज में क्या क्या गया देखिए, हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जालियांवाला बाग नरसंहार या जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें हुआ क्या था आइए देखते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह चलाया तो 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल घोषित किया गया। यानी 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में देशव्यापी हड़ताल घोषित किया गया। परिणाम ये हुआ, इसके साथ और कुछ ईस्वी को याद रखिएगा, जैसे 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल और 9 अप्रैल को जो है वो सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। याद रखिएगा यहाँ का जो स्थानीय नेता था सत्यपाल और किचलू, ये दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। 6 अप्रैल को हड़ताल हुई, 9 अप्रैल को जो है सत्यपाल किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे बाहर दूसरे देशों में जेल में रखने की व्यवस्था की जाती है। और 10 अप्रैल को क्या होता है कि भारतीय यहाँ के जो हैं वो कहने लगते हैं, उसका विरोध करते हैं, बाहर यानी सत्यपाल किचलू को बाहर न भेजा जाए। इसके बाद क्या होता है, एक चीज़ देखने को मिलता है कि मार्सेला शेरवुड जो है एक अंग्रेजी मिशनरी महिला थी जो कि साइकिल से कहीं जा रही थी और उपद्रवियों ने उनको पीट दिया था। तो इस प्रकार से मामला और ज़्यादा घातक हो गई थी, जिसमें पुलिस की फायरिंग भी हुई थी, कई जो है भारतीय शहीद भी हुए थे। साथ में ऐसा कहा जाता है कि 5 अंग्रेज पुलिसकर्मी भी जो है वो शहीद हुए थे। और इस तरह से एक तरह से कहिए तो पूरे पंजाब के क्षेत्र में जो है वो एक दंगा का माहौल उत्पन्न हो गया था। और इस प्रकार से उपद्रव वहाँ पर जो मचा उसको शांत करने के लिए जो है जिम्मेवारी दिया गया जनरल ओ डायर को। ये कहा गया कि पंजाब की जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक और विस्फोटक स्थिति है, इस स्थिति में उसे कैसे संभाला जाए और उसके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए, इसका जिम्मेवारी दिया गया जो जनरल ओ डायर को।
और देखिए जनरल ओ डायर क्या अपना जो है यहाँ पर रोल निभाते हैं और कितना घिनौना काम करते हैं। जनरल ओ डायर ने क्या किया कि देखिए एक ईस्वी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय इतिहास में जालियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जाना जाता है। और ये आइए जानते हैं कि ये जालियांवाला बाग है क्या चीज़। सबसे पहले आप लोग जैसा जानते होंगे कि जालियांवाला बाग आखिर ये नाम क्या है। तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि जैली नाम का जो एक जमींदार था, वो जैली नाम का जो जमींदार था उसी का वो बाग था जिसको कि जालियांवाला बाग कहा जाता है। और उस बाग में जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन यानी बैसाखी के दिन, जैसा कि हम लोग जानते हैं बैसाखी का एक त्यौहार होता है, उस बैसाखी के दिन उस जालियांवाला बाग में जो है एक सभा का आयोजन किया गया था जिसको हम लोग शांति सभा कहते हैं, जिसमें कि काफ़ी सारे व्यक्ति मौजूद थे। और वहाँ पर चूँकि जो 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल हुआ था, रॉलेट एक्ट आया और सत्यपाल किचलू को गिरफ्तार किया, इसको लेकर के भी शांति सभा की बैठक हो रही थी। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि एक कोई भारतीय व्यक्ति ही थे जिसका नाम इतिहास में आपको हंसराज देखने को मिलेगा। हंसराज नाम का एक कोई भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने कि इसकी सूचना जो है जनरल ओ डायर को दे दी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जनरल ओ डायर ने ऐसा पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू करके ये बताया गया था कि कहीं भी सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता और एक जगह पर 3 से अधिक व्यक्ति नहीं रह सकते हैं। लेकिन इस जो नियम था, ये जो घोषणा किया था, इसको सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया था, जिसके वजह से कि जो व्यक्ति वहाँ पर जालियांवाला बाग में बैसाखी के दिन वहाँ पर अपना उत्सव मना रहे थे वो इस जानकारी से अनभिज्ञ थे। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जालियांवाला बाग के क्रम में 13 अप्रैल 1919 को जब वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति जिसमें कि बच्चे, बूढ़े, औरत सभी शामिल थे, जनरल ओ डायर ने क्या करता है कि उस पर गोली चलाने का आदेश देता है, जिसके कारण वहाँ पर हजारों की संख्या में व्यक्ति जो है वो मारे जाते हैं। इस तरह से इतिहास में बहुत ही एक तरह से कहिए बहुत ही दर्दनाक घटना इसको देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है 13 अप्रैल 1919 का जो है जालियांवाला बाग कांड प्रसिद्ध रहा है। इस एवज में जब ये घटना हुई इससे दुखी होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने जो वो नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, शंकर राम नागर ने वायसराय की कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया, गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया और जमना लाल बजाज ने राय बहादुर का त्याग दिया। यहाँ से तो प्रश्न निश्चित रूप से बनता ही है, इसके लिए इसको देख लीजिएगा। गांधी जी द्वारा जो है 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह जो है वापस लेना पड़ा। क्योंकि जब दंगा पूरे रूप से फैल गया और गांधी जी के जो सत्याग्रह था उसमें हिंसा नाम का कहीं चीज़ नहीं था और ये अहिंसा से परे हो गया ये सत्याग्रह, इसलिए इसे वापस ले लिया गया। तो ये भी प्रश्न बनता है कि शुरुआत कब किया गया, तो 6 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1919 को जो है स्टार्ट किया गया रॉलेट एक्ट के विरोध में। और जब ये क्या कहते हैं कि जालियांवाला बाग कांड हो गया तो 18 अप्रैल 1919 को जो है वो वापस ले लिया गया, यानी 12 दिन में। इसके बाद जो है उधम सिंह नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने अपना नाम खुद राम मोहम्मद सिंह रखा था, उन्होंने जनरल ओ डायर की हत्या कर दी, जिसके कारण कि 1940 में उधम सिंह को फांसी दे दी जाती है और 1974 में उसकी अस्थि को भारत लाया जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग हंटर आयोग को देखते हैं। हंटर आयोग क्या है, तो देखिए भारत सचिव जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने मामले की जांच हेतु, चूँकि ये जो जनरल ओ डायर के द्वारा जो काम किया गया था ये बहुत ही घिनौना काम था, इसकी जांच हेतु जो है एक समिति का गठन किया गया और 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने इसे डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया, जिसको कि हंटर कमीशन कहा जाता है। हंटर कमीशन का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो ये 13 अप्रैल की जो घटना है इसकी सच्चाई का जांच करना। इस आयोग में 3 भारतीय और 5 जो है वो अंग्रेजी सदस्य थे। भारतीय में चिमन लाल हरिलाल शीतलवाड़ा, साहिब ज्यादा, सुल्तान अहमद खान और जगत नारायण थे। तो कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि हंटर आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे या कौन नहीं थे, इस प्रकार से बनता है। और एक जो बातें देखिए कहा जाता है कि 29 अक्टूबर 1919 को दिल्ली में एक बैठक हुई थी हंटर आयोग की। कहीं कहीं साथियों 19 अक्टूबर भी मिलता है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सही क्या है, 19 है या 29 है। और मैंने तो बुक में दोनों देखा है, तो देख लीजिएगा जिस तरह से किताब में प्रश्न वहाँ परीक्षा में दिखे तो देख लेना है। 29 या 19 अक्टूबर 1919 को दिल्ली में एक बैठक हुई और उस बैठक में के बाद जो है नवंबर
1919 में यह आयोग लाहौर पहुंच गया और जहां पर कि जो है वो जनरल ओ डायर जो है उसको बुलाया गया। इसलिए बुलाया गया कि वो आखिर उनका मनसा क्या था उसको जानने के लिए। तो जनरल ओ डायर आते हैं और खुले मन से कह देता है कि हम इसलिए ऐसा चलाए, मतलब गोली चलाने का आदेश दिया, अगर नहीं चलाते तो ये भारतीयों का मन बढ़ जाता और मेरा मजाक उड़ाता। इस तरह का उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया, एकदम बुड़बक वाला। ठीक है, इसको हम लोग बुड़बक वाला प्रस्ताव ही कह सकते हैं, बुड़बक वाला बुद्धि ही कह सकते हैं। सरकार द्वारा जो वो अधिकारियों की सुरक्षा के लिए देखिए इम्यूनिटी एक्ट या वाइट वॉशिंग बिल पारित किया। यानी जो है जब ये 13 अप्रैल की घटना हुई, इसके बाद जो है वो डायर पर जब खतरा बढ़ गया, यानी उस पर दबाव बढ़ने लगा, बाकी अधिकारियों पर भी दबाव बढ़ने लगा, तब जाकर के जो है उसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या किया, ये जो है इंडेमनिटी एक्ट या वाइट वॉशिंग बिल पारित किया। इसके बाद जो है इंग्लैंड में युद्ध सचिव उस समय चर्चिल था। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के समय वहाँ का सचिव इंग्लैंड का कौन था, चर्चिल था। उन्होंने जनरल ओ डायर के कार्य को शैतानी कार्य कहा और 1920 में उसे उस पद से हटा दिया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर के लिए 26,000 पाउंड की राशि की जुटाई, जिसमें कि सबसे ज़्यादा योगदान किपलिंग का रहा है। तो साथियों, ये था हम लोगों के जालियांवाला बाग कांड और गांधी जी के भारत वापसी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।